नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत आपके पसंदीदा कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आज सोमवार है और आज है सजीव फोन इन कार्यक्रम। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अश्विन नवरात्रि के साथ ही है हमारी नवमी तिथि। आप सभी दर्शकों को दूरदर्शन परिवार की तरफ से नवमी तिथि की बहुत बहुत शुभकामनाएं और माँ की स्तुति करते हैं और उनको आराधना को उनकी याद करते हुए हम कहते हैं, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और जैसा कि आप सब जानते हैं आज सोमवार का दिन है और आज होगा सजीव फोन इन कार्यक्रम। हमारे जो दर्शक हैं वो सीधे अपने प्रश्नों के उत्तर, समस्याओं के समाधान आप हमारे फ़ोन करके सीधे स्टूडियो में स्थित हमारे एक्सपर्ट से आप उनसे बात कर सकते हैं। फ़ोन नंबर पहले आपको हम बता देते हैं 075526600049 और टोल फ्री नंबर है 180023300040। इन नंबरों पे बात कर सकते हैं और विषय ज़रूर याद रखिएगा। जी हाँ, कृषि में सामयिक कार्य और हमारे बीच आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए विषय विशेषज्ञ हैं डॉक्टर MD व्यास, पूर्व प्रधान कृषि वैज्ञानिक हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और राम अपनी नवमी लगी हुई है तो नवमी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी बहुत। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अब रबी का मौसम शुरू होने वाला है, किसान भाई तैयारियों में लग गए हैं। तो रबी के मौसम की अगर हम बात करें तो खेत की तैयारी किस तरह हमारे किसान भाई कर सकते हैं? निश्चित रूप से किसान भाइयों, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और ख़ास तौर से रबी की जो फसलें हैं उनमें खेत की तैयारी एक अपना प्रमुख स्थान रखती है। गेहूं की फसल हो चाहे दलहनी फसलें हों, अपने हिसाब से उनकी खेत की तैयारी करना पड़ती है। तो इस समय जो किसान भाई एक बार जुताई कर चुके होंगे, लेकिन अब अंतिम जुताई का समय है, उसको अच्छी तरीके से अंतिम जुताई करने के पश्चात उसमें पाटा अवश्य लगा दें, जिससे कि खेत समतल बना रहे। हालांकि अभी कुछ दिनों पहले तक ही बरसात हुई है और वो नमी को संरक्षित करने का ये सबसे अच्छा तरीका है कि खेत की अच्छी जुताई करने के बाद पाटा चला दें, जिससे कि वो नमी संरक्षित रहे। ये नमी संरक्षित रखना इसलिए भी आवश्यक है कि जिससे हमको पहली सिंचाई जो खासतौर से दलहनी फसलों में वो ना देना पड़े और उसी सिंचित नमी में ही हमारी जो बुआई हो जाए। अगर ये नमी उड़ती है तो फिर हमें खेत की तैयारी करने में और समय लगेगा और फिर धीरे धीरे बोनी देर से होती जाएगी। क्योंकि अभी जो तापक्रम जो वातावरणीय तापक्रम है 33 डिग्री 34 डिग्री के आसपास चल रहा है, तो इसी बुआई की जल्दी ना करें, क्योंकि 25-26 डिग्री सेल्सियस के आसपास जब तापक्रम हो जाता है तब हम बुआई करें। अन्यथा जो बीजांकुर निकलते हैं उनके निश्चित रूप से उनमें हानि होने की संभावना रहती है। तो खेत की जुताई करने के पश्चात पाटा अवश्य चलाएं, जिससे कि उसमें जो नमी संरक्षित है वो बाहर ना उड़ पाए बाष्पीकृत के माध्यम से, और इस तरीके से खेत तैयार कर लें। खेत तैयार करने के लिए खासतौर से जो गेहूं की फसल है उसके लिए भुरभुरी खेत तैयार होना चाहिए, क्योंकि गेहूं का जो अंकुर है वो सीधा निकलता है और भुरभुरे खेत उनमें आवश्यकता होती है। चने इत्यादि के लिए उतने भुरभुरे खेत की आवश्यकता नहीं होती, उसमें ढेले इत्यादि भी यदि रहते हैं तो कोई बात नहीं होती, क्योंकि चने का अंकुर उसमें निकल जाता है। तो इस प्रकार से जो विभिन्न की रबी की फसलें हैं उस हिसाब से खेत की तैयारी करने की आवश्यकता होती है। कुछ किसान भाई पलेवा इत्यादि भी देते हैं, जो कि पहले सिंचाई करने की आवश्यकता होती है, उसको भी देकर वो कर सकते हैं। अगर नमी अत्यधिक कम है तो पलेवा देकर ही गेहूं की बोनी हमें उसकी आवश्यकता करनी चाहिए। तो इस प्रकार से खेत तैयार कर लें। खेत यदि अच्छा होगा, यदि शुरू में ही हमारी फसल को अच्छी वातावरण मिलेगा तो आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो खेत तैयार करने की बहुत अच्छी आवश्यकता है, इसमें जल्दबाजी ना करें, अच्छी तरीके से खेत तैयार करके बुआई की तैयारी करें। बिल्कुल, तो जल्दबाजी नहीं करनी है, जागरूकता के साथ, सतर्कता के साथ हमें अपने काम को करना है तो हमारी फसल बहुत अच्छी होगी। रबी की हम अगर फसलों की बात करें तो ऐसी कौन कौन सी फसलें जिनका चुनाव हमारे किसान भाई कर सकते हैं? जी हाँ, देखिए किसान भाइयों, चूंकि हमारा प्रदेश सोया प्रदेश तो कहलाता है, सोयाबीन प्रदेश कहलाता है, और खरीफ के मौसम में सोयाबीन का बहुत बड़ा रखा होता था। लेकिन साथ ही साथ ये भी हमारे लिए गौरव की बात है हमारे प्रदेश के लिए कि हम दलहन प्रदेश भी हैं। जी बिल्कुल। जो दलहनी है प्रमुख रूप से, चाहे खरीफ की दलहने हो चाहे रबी की दलहने हो, तो रबी के मौसम में खास तौर से जो मुख्य फसल है दलहन की वो चना और मसूर है। और साथ ही अभी कुछ वर्षों से जो कि हमको मालूम है कि हमको किसान भाइयों के मेहनत से हमको कई कृषि कर्मण अवार्ड भी मिले हुए हैं, और गेहूं के क्षेत्र में भी हम पंजाब हरियाणा के बराबरी पर ही हैं। पंजाब गेहूं का क्षेत्र भी हमारा काफ़ी अच्छा है और उत्पादन भी काफ़ी अच्छी मिल रहा है। तो हमारे यहाँ मुख्य रूप से गेहूं का जो रकबा सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद चने का है, और फिर मसूर और जो अन्य फसलें हैं खासतौर से सरसों, जो हमारा गिर्द क्षेत्र जिसमें ग्वालियर, भिंड, मुरैना, शिवपुरी, दतिया आते हैं, वहाँ पर सरसों की खेती बहुत ऐसे की जाती है।
किन्हीं किन्हीं जहाँ पर नरसिंहपुर, करेली और जो आसपास के क्षेत्र हैं वहाँ पर गन्ना भी किसान भाई इस समय बहुत ऐसे लगाते हैं। तो ये अब जो मौसम है, गन्ना चूँकि शरतकालीन और वसंतकालीन दोनों समय लगता है, और शरतकालीन गन्ना जो सबसे महत्वपूर्ण होता है, इसका उत्पादन भी अच्छा होता है और काफ़ी अच्छा फायदा होता है। तो गन्ने का क्षेत्रफल भी होता है। तो रबी में खासतौर से गेहूँ, चना, मसूर, अलसी, सरसों और गन्ना, ये प्रमुखता से हमारे क्षेत्र में, हमारे प्रदेश में बुआई जाती हैं। और गेहूं के बारे में तो ये है कि गेहूं की हमारी तीनों असिंचित, अर्धसिंचित और सिंचित ये किस्में हमारे प्रदेश के दोनों कृषि विश्वविद्यालयों से, साथ ही अन्य जो कृषि अनुसंधान केंद्र हैं वहाँ से भी जो कई किस्में विकसित की गई हैं। तो असिंचित, अर्धसिंचित क्षेत्रों में गेहूँ की, तो अभी जो मौसम आने वाला है, खासतौर से जो अक्टूबर का अंतिम सप्ताह, चूंकि वातावरण का तापक्रम कम होने लगता है, तो नवंबर के प्रथम सप्ताह तक अर्धसिंचित या असिंचित, चूंकि असिंचित का तो क्षेत्र आजकल कोई ज्यादा करता नहीं है, लेकिन अर्धसिंचित जिसके पास सिंचाइयां कम है, ऐसी किस्मों का चुनाव अभी करना जरूरी, चूंकि सामयिक बात है। तो अभी ऐसी किस्मों का चुनाव किसान भाई कर लें जिनके पास सिंचाइयां 2 या 3 सिंचाइयां हैं, तो वे गेहूं की ऐसी किस्मों का, जो हम आगे भी चर्चा करेंगे, इन किस्मों का चुनाव करके और ये तैयारी करना चालू कर दें। तो ये प्रमुख रूप से रबी की फसलें हैं। रबी बहुतायत से मध्य प्रदेश में होता है, अगर हम तुलना करें खरीफ की मात्रा में, तो बहुतायत से रबी की जो विभिन्न फसलें हैं इनका चुनाव कर सकते हैं अपने संसाधनों के आधार पर, अपने सिंचाई साधनों के आधार पर, अपने जमीन के आधार पर। ये सब महत्वपूर्ण बातें, इस आधार पर इनका बिल्कुल अपनी सहूलियत के अनुसार हमारे किसान भाई रबी की फसलों का चुनाव कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी हमारा जो कृषि दर्शन कार्यक्रम है वो सजीव फोन इन कार्यक्रम है। हमारे विशेषज्ञ हमारे साथ बैठे हुए हैं। हमारे किसान भाई अपनी समस्याओं के समाधान, प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर पूछ सकते हैं। आपको फ़ोन नंबर पता है 0755-266-0049 और टोल फ्री नंबर 1800-233-0040। आप फ़ोन करके हमारे एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं। जब तक हम आपसे और जानना चाहेंगे, हमारे किसान भाई ये जानना चाहेंगे कि रबी के लिए फसलों का तो चुनाव हो गया, किस्मों की अगर हम बात करें तो उन्नत किस्में कौन कौन सी जिनका चुनाव हमारे किसान भाई करें? बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि ये अगर हमारे पास फसल के चुनाव के बाद में यदि गेहूं की अच्छी किस्में हैं या अन्य फसलों की जो अच्छी किस्में हैं, तो किस्म के आधार पर ही उत्पादन प्रभावित होता है जी। और कृषि वैज्ञानिकों के अथक परिश्रम से इतनी किस्में निकाल ली गई हैं कि हर क्षेत्र के हिसाब से किस्में उपलब्ध है। तो हम पहले प्रथम गेहूं के बारे में बात करते हैं कि गेहूं एक राजा फसल कहा जाता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा कीट, व्याधियों और रोगों का प्रकोप हमारे प्रदेश में सामान्यतः नहीं होता है और इसका उत्पादन काफ़ी अच्छा होता है। तो गेहूं की अभी जो सामयिक जो बात मैं कर रहा था कि अभी जो है अर्धसिंचित यानी जो कम सिंचाई वाली जो किस्में हैं उनका किसान भाइयों को इस समय चुनाव करना चाहिए। और खासतौर से सरबती गेहूं जो है, जो कि रोटी बनाने के लिए उपयुक्त होता है, ये भी हमारे मध्य प्रदेश में ही होता है और कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ का गेहूं बहुत प्रसिद्ध होता है। तो किस्में जो पुरानी किस्में हैं उनके आधार पर, जो नई नई, जैसे पुरानी C306 किस्म लगाते थे किसान भाई, सुजाता किस्म लगाते थे, लेकिन कई जो दोनों कृषि विश्वविद्यालय हैं और अन्य क्षेत्रों से भी, जो भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र का जो इंदौर में भी गेहूं अनुसंधान केंद्र है, वहाँ से भी जो किस्म निकाली गई हैं, तो जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय से जो किस्म निकाली गई है JW17 जो अर्धसिंचित किस्म है, साथ ही यहाँ से जो निकाली गई किस्में हैं इंदौर के जो कृषि अनुसंधान केंद्र गेहूं का, वहाँ से हर्षिता है, पूर्णा है, HI 1634 है, HI 1636 है। ये किस्में जो है कम समय में पकने, अर्धसिंचित किस्में जिसमें सिंचाई की मात्रा कम लगती है और ये रोटी बनाने के लिए बड़ी उपयुक्त होती है। तो ये किस्मों का चुनाव किसान भाई कर सकते हैं और इनका बोने का समय अब आ रहा है। अक्टूबर के अंतिम सप्ताह से आप नवंबर के प्रथम सप्ताह तक भी इनकी बोनी कर सकते हैं, पहली बाद में भी कर सकते हैं बोनी। और इनमें सिंचाई के जो साधन है, कम से कम 2 या 3 सिंचाइयाँ आवश्यक हो जाती हैं। यदि नमी, जैसा मैंने कहा था, नमी को यदि संचित कर लिया गया है तो बिना पलेवा देकर भी बोनी की जा सकती है और उसके बाद कम अप इरीगेशन हम जिसको बोलते हैं, अंकुरण के लिए जो आवश्यकता उसकी सिंचाई की जा सकती है। अगर जमीन की ऐसी स्थिति है कि वहां पर नमी कम है तो किसान भाई पलेवा जिसको बोलते हैं कि बोने के पहले सिंचाई दे दें और इसके बाद जो है खेत को तैयार कर लें, जैसे बताया कि भुरभुरा खेत तैयार कर लें। और इन किस्मों का जो चुनाव करने के बाद में इनको बोने की जो विधि है वो सीड ड्रिल के माध्यम से, जो मशीन होती है बोने की मशीन के माध्यम से, उसमें कतार से कतार की दूरी 22.5 सेंटीमीटर, जिसको कि 9 इंच के आसपास हम कहते हैं, वहां पर इन किस्मों का बुआई करें। लेकिन किसान भाई, मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि कई क्षेत्रों में ऐसा हो गया है कि आड़ी और तिरछी बुआई करने लगे हैं किसान भाई, सीधी आड़ी बुआई मतलब डबल बुआई करते हैं और बीज की मात्रा बहुत ज्यादा लगती है। ऐसा कदापि ना करें, एक ही डायरेक्शन में, एक ही दिशा में बुआई करें और जितना बीज की मात्रा लगती है उतनी, जो कि हम बाद में आगे भी चर्चा करेंगे, तो ये किस्मों का चुनाव किया जा सकता
है। जो सिंचित किस्में हैं वो कई किस्में हैं जो कि 15 नवंबर के बाद में लेट तक भी बो सकते हैं, लेकिन अभी समय की बात है तो अभी अर्ध सिंचित किस्में जहाँ किसान भाई लगाना चाहते हैं वो लगा लें। आपने अर्ध सिंचित की बात की है, गेहूं की बात की है, चने की भी हम बात करना चाहेंगे कि चने की उन्नत किस्में कौन सी है जो अभी इस समय हमारे किसान भाई व्यवस्था कर सकें। बिल्कुल अच्छी बात है, क्योंकि चना ही दूसरी नंबर की जो फसल है कि चना बुआई जाता है, और जैसा मैंने कहा कि यदि पानी की कमी है कुछ है तो वहाँ चना उपयुक्त फसल है, वहाँ पे चना की फसल ली जा सकती है। तो कृषि विश्वविद्यालय दोनों जो है जबलपुर और ग्वालियर, यहाँ से जो किस्में निकली हुई हैं वो हमारे प्रदेश के लिए काफ़ी उपयुक्त किस्में हैं। तो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जबलपुर और ग्वालियर से जो निकली हुई है इसमें है हमारी जाकी 9218, जाकी 92, जेजी 130, जेजी 16, जेजी 6, ये किस्में हैं, अच्छी किस्में हैं। साथ ही जो ग्वालियर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा निकाली गई हैं आरबीजी 201, आरबीजी 202, 203, 204, 205, इस तरीके से किस्में हैं। इन किस्मों का काफ़ी अच्छा उत्पादन हो रहा है और ये क्षेत्रफल में काफ़ी फैली, किसान भाई इनको जानते भी, इन किस्मों का चुनाव कर सकते हैं। चने में भी जो है देसी चना होता है जिसको कांटे वाला चना कहता है, ये मैंने किस्में उसकी बताई हैं। काबुली चना भी होता है जिसको किसान भाई डबल डॉलर के किसान से करते हैं, लेकिन कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा जो किस्में निकाली गई हैं उनमें भी चना, काबुली चने की जो किस्में हैं, जो 101 किस्म है, 151 है, 121 है, आरबीजी काबुली है ना, राज विजय चना काबुली, ये किस्में हैं। और वो जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा जो किस्में निकाली गई हैं वो भी किस्में हैं काबुली चने की, वो उनका भी चुनाव कर सकते हैं। लेकिन जो सामान्य कहीं का भी जो चना लेकर नहीं बोना चाहिए, नहीं तो उसमें विभिन्न प्रकार के रोग लगते हैं। जो अनुशंसित किस्में हैं उनका ही चुनाव करना चाहिए। हम बात कर रहे हैं, जैसे आपने कहा कि अनुशंसित किस्मों का हमें चुनाव करना चाहिए, तो आदान खरीदते वक्त किस तरह हमारे किसान भाई ध्यान रखें कि उनको अच्छा बीज मिले और उनकी अच्छी फसल हो? देखिए, बीज की निश्चित बात है, हम बार बार कहें कि जो संस्थान है, जो अनुमोदित संस्थान है, जैसे बीज निगम है या कृषि विभाग के जो प्रक्षेत्र हैं या कृषि विज्ञान केंद्र हैं जो कि हर जिले में उपलब्ध है, या कृषि महाविद्यालय है, तो यहाँ से यदि जो चने की जो किस्में लेंगे, जो ये जिन भी फसलों की किस्में लेंगे वे निश्चित रूप से अच्छी होंगी। या बीज समितियां भी हैं, जो समितियां बनी हैं वहां पर भी अंशुत हैं जिन पर की मार्का लगा हुआ हो, ऐसी किस्मों का उनको ही चुनाव करना चाहिए। तो ये निश्चित रूप से ऐसा हो जाएगा कि अच्छी किस्में है और इनका उत्पादन अच्छा। अगर हमारे कुछ किसान भाई अपना बीज इस्तेमाल करना चाहते हैं, पुराना बीज इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो किन बातों का ध्यान रखें? हम बार बार यही कहते हैं कि यदि हमें बीज ना खरीदना पड़े तो अच्छी बात है, हम अपना बीज स्वयं उत्पादित करें। तो किसान भाई यदि एक बार कहीं से अच्छा बीज ले लेते हैं तो वे कुछ बातों का ध्यान रखकर अपने प्रक्षेत्र पर ही अच्छे बीज का उत्पादन कर सकते हैं। 3-4 वर्ष तक उनका बीज अच्छा हो जाएगा, फिर भले किस्म को बदलने की आवश्यकता हो। तो इसमें एक तो पहली बात है कि अच्छे संस्थान से बीज खरीदें, और जब खेत में बीज उग चुका है, पौधे उग चुके हैं, तो उसमें ये ध्यान रखने वाली बात है यदि जिस किस्म का हमने बीज लिया है उससे दूसरे पौधे दिख रहे हैं तो उनको तुरंत उस समय निकाल दें, है ना, उस समय निकाल दें। दूसरा, जो संतुलित मात्रा में खाद की मात्रा उसमें देना चाहिए, अनुशंसित कीटनाशकों का प्रयोग करना चाहिए, और जब बीज पकने की अवस्था हो तब फफूंदनाशक दवाओं का एक बार उस पर उपचार कर देना चाहिए जिससे कि बीज उपलब्ध नहीं होता। तो ये इसको हम रोगिंग जो कहते हैं कि यदि एक किस्म में दूसरी किस्म के पौधे, एक फसल में दूसरी फसल के पौधे या खरपतवार के पौधे हैं, इनको फसल जब खेत में रहती उन्हीं परिस्थितियों में उनको उखाड़ कर बाहर कर देना चाहिए जिससे कि जो प्योर बीज बन जाए, शुद्ध बीज बन जाए। और यही बीज हम यदि किसान 10 एकड़ का यदि किसान है तो उसे 1 एकड़ में बीज उत्पादन कार्यक्रम लेना चाहिए। बिल्कुल, इस बात का किसान भाई बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखें कि हम अन्य उत्पादन के लिए तो दूसरा खेत रखें, लेकिन अगर बीज उत्पादन के लिए आप कर रहे हैं तो उस खेत की जो तैयारी है वो आपकी केवल बीज उत्पादन के साथ में रहना चाहिए। यानी उस पर यह ध्यान रखें कि बीज पैदा कर रहे हैं, दाना पैदा नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, दाना होता है जो मंडी में बिक जाएगा, बीज होगा जो आगे फसल के काम आएगा। तो बीज उत्पादन पर अगर वो ध्यान देंगे तो बाहर से बीज खरीदने की आवश्यकता नहीं होगी। ये हम बार बार कहा जाता है कि आप अपना स्वयं बीज बनाएं तो उस पर आपको निश्चित मतलब ये बेहद ही महत्वपूर्ण सामयिक सलाह हमारे सर ने दी है कि आप अगर बीज उत्पादन के लिए अगर आप फसल बो रहे हैं तो उसको बिल्कुल आप व्यवस्थित रखिए, सुरक्षित रखिए। आप अनाज उत्पादन नहीं कर रहे, दाना नहीं, आप बीज उत्पादन कर रहे। बहुत ही शानदार बात आपने बताई। अगर आपने बताया कि प्रमाणित संस्थानों से हमें बीज खरीदना है और हमें समितियों से बीज लेना है, जब अगर हम हमारे किसान भाई उन्नत बीज ले रहे हैं, प्रमाणित बीज ले रहे हैं, क्या बीजोपचार तब भी जरूरी है क्या? देखिए, वो प्रमाणित बीज तो उपचारित होकर ही मिलता है। जी बिल्कुल। लेकिन हम तो एक बार और सलाह देते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महंगा काम नहीं है।
अगर बोनी के पहले एक बार और उपचारित कर लिया जी। जाए तो डबल काम, अच्छा काम हो जाएगा कि बिल्कुल उनका संरक्षित सुरक्षित भी हो जाए और खुद हमको ये हो जाएगा कि हमने खुद भी उपचारित किया बीज। तो बीज को तो उपचारित एक बार और करने में आवश्यकता नहीं, हालांकि उपचारित मिलता है संस्थानों से, लेकिन फिर भी एक बार यदि और उपचारित कर लिया जाए तो कोई बुराई वाली करना है। बीज उपचार महत्वपूर्ण है, करना है। आगे चर्चा जारी रहेगी। कार्यक्रम में फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। अंतराल के बाद फिर से स्वागत है कृषि दर्शन के सजीव फोन इन कार्यक्रम में। आप बिल्कुल बात कर सकते हैं हमारे एक्सपर्ट से। कार्यक्रम का विषय है कृषि में सामयिक कार्य। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, रबी की तैयारियां आप कर रहे हैं। आप गेहूं, चना, सरसों, अलसी, गन्ना इसकी तैयारी कर रहे हैं। मन में अगर कोई शंका है, किसी प्रश्न की आपके मन में जिज्ञासा है, आप सीधे फ़ोन कीजिए 0755-266-0049 और टोल फ्री नंबर है 1800-233-0040। इन नंबरों पे फ़ोन कीजिए, हम आपके फ़ोन का इंतज़ार कर रहे हैं। सर, हमने बीजोपचार के बारे में बात की, महत्व की बात करी। सही पद्धति क्या है? क्योंकि सही पद्धति की जानकारी होना भी बहुत आवश्यक है। कृपया बताएं। देखिए, ऐसा है, बीज उपचार में एक बीज उपचार होता है, एक बीज निवेशन होता है। दो शब्द हैं जी। बीजोपचार तो होता है फफूंदनाशक दवाओं से जी, बिल्कुल। ये रासायनिक भी हो सकती हैं और जैविक भी हो सकती हैं। रासायनिक जो फफूंदनाशक दवाएं हैं वो काफ़ी उपनय से थायरम है, बेबिस्टीन है, ये जो उपचार कर सकते हैं। और जो जैविक उपचार है उसमें जो दवाएं होती हैं वो जैविक रूप से काम करती हैं और उनका भी हम उसमें किसान भाई उनका प्रयोग कर सकते हैं, कर सकते हैं। खासतौर से जो बीजोपचार करने वाली बातें हैं वो उसमें एक तो बीजोपचार ड्रम होता है जो आजकल आने लगा है बाजार में। यदि किसान भाई उसको लेना चाहे तो एक सामान्य ड्रम होता है। अन्यथा हम ये कहेंगे, अगर कई बार क्या होता है कि बीजोपचार करने के लिए किसान भाई उसमें ऐसे ही फफूंदनाशक डाल देते हैं और मिलाकर ऐसे बो देते हैं। ऐसा नहीं, उसको सही तरीके से बीज के ऊपर फफूंदनाशक दवा जो है कायदे से उस तरीके से चिपक जाना चाहिए। तो किसान भाई हाथ में, ये जरूर सुरक्षा वाली बात है कि हाथ में ग्लोव जरूर पहने, बिल्कुल। और नहीं है तो जो पॉलीथीन की यदि जो थैलियां आती हैं वही कम से कम बांध लें, सामान्य हाथों से ना करें। अन्यथा क्योंकि वो तो दवा है, जहर है, उसको उपयोग कई बार कहीं खाने वाने में भी हो सकता है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस तरीके से उपयोग कर लें और आप कहीं पर भी उसको बीज को फैला पर उस पर हल्का पानी छिड़क कर और फफूंदनाशक दवा को डालकर और अच्छी तरीके से उसको मिला लें, जिससे कि उसके ऊपर अच्छी तरीके से चिपक जाए। तो इस प्रकार से उपयोग करना चाहिए। अब बात ये होने लगी कि कई चीज बीज निवेशन की मैंने बात करी थी कि हम दलहनी फसलों में खास तौर से जो तनों में गठाने बनती हैं वो होती हैं यूरिया जो खाद होता है, नत्रजन होता है, उसको वातावरण से अपने आप एकत्रित करती हैं। तो उसके निवेशन के लिए कई कल्चर उपलब्ध हैं जिनको कि राइजोबियम कल्चर इत्यादि बोलते हैं। तो इनका उपयोग भी करना चाहिए। अब ये प्रश्न उठता है, कई बार ऐसा ये शंका हो जाती है कि पहले फफूंदनाशक दवा से कि पहले बीज निवेशन से। जी बिल्कुल। तो हमेशा पहले फफूंदनाशक दवा से हमें बीजोपचार करना चाहिए और उसके बाद में बीज निवेशन जिसको कहते हैं उसके ऊपर जो है राइजोबियम कल्चर का लेप करना चाहिए। तो हर दलहनी फसल के लिए अलग अलग राइजोबियम कल्चर उपलब्ध है, चने के लिए भी उपलब्ध है और आपके इसके मसूर के लिए भी उपलब्ध है। तो इनका उपयोग जरूर करें, क्योंकि ये जो है अपने आप ये मान चले प्राकृतिक रूप से वातावरण की नत्रजन एकत्रित करने की ये फैक्ट्री है। तो बहुत कम खर्चे में ये जरूर फायदा हो जाता है। तो किसान भाई इनका उपयोग करें तो पहले फफूंदनाशक दवा से और उसके बाद इनका बीज उपचार करके उसको
बीजोपचार जो है फफूंदनाशक दवा से 2 दिन 4 दिन 6 दिन पहले भी किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन यदि निवेशन करना है, जो राइजियम कल्चर से निवेशन करना है, तो उसके लिए या तो बोने के 1 दिन पहले जी, और या बोने के आधा घंटे पहले अच्छी तरह के छायादार स्थान पर उसका बीज निवेशन करके उसको फैलाकर और सुखाकर बीज को फिर बुआई करें। अन्यथा यदि गीला बीज होगा तो उसमें जमीन के अंदर जाने पर उसमें रोग लगने की संभावना ज्यादा होगी या उसका उगना संभावित नहीं होगा। बिल्कुल, बेहद ही महत्वपूर्ण सलाह हमारे कृषि वैज्ञानिक दे रहे हैं कि आप निवेशन अगर कर रहे हैं तो आप कुछ समय पहले करें और अच्छी तरह सुखा कर ही फिर आप अपनी बीज की बोनी करें। और बीजोपचार तो आपको करना ही करना है, निवेशन भी आप करेंगे, खास तौर पर दलहनी फसलों के लिए। हम अगर बात करते हैं खाद की मात्रा की, क्योंकि पोषक तत्व देना भी बहुत ज़रूरी है, तो रबी फसलों में खाद की मात्रा किस तरह हमारे किसान भाई दें ताकि उनकी फसल अच्छे से अच्छी हो सके? ये बहुत ही सामयिक बात इसलिए कहना चाहिए कि चूंकि अभी बोनी में थोड़ा समय है, लेकिन किसान भाई खाद की तैयारी अभी से कर लें। जी, जो उर्वरकों की तैयारी अभी से कर लें, अभी भी जहाँ भी सोसाइटी के माध्यम से, जिस भी माध्यम से वो लेना चाहते हैं अभी कर लें, क्योंकि उस समय जब बोने का समय आता है, जब खाद की मात्रा यदि मान लो कम हो जाती है तो उस समय कई व्यवस्थाएं अवस्थित हो जाती हैं। तो यदि रासायनिक उर्वरक डालना चाहते हैं तो उनमें उनकी मात्रा पहले कर लें। तो ये DAP के माध्यम से, NPK के माध्यम से, पोटास के माध्यम से, सुपर फास्फेट के माध्यम से, ये कई ऐसे उर्वरक हैं जिनके माध्यम से उपचारित करना चाहते हैं। तो यदि गेहूं की फसल है जो कि अर्ध संचित की अभी हम बात कर रहे हैं, तो अर्ध संचित के समय में हमें 20 किलो पोटास, 40 किलो फास्फोरस और 80 किलो नाइट्रोजन, ये तत्व हैं। इसके आधार पर आप DAP के माध्यम से, यदि चने की फसल है तो आपको 1 हेक्टेयर के लिए जो चने में जो DAP की मात्रा लगेगी वो 100 किलो प्रति हेक्टेयर लगेगी, या हम 1 बोरी 1 एकड़ पर मान के चलें तो 125 किलो के आसपास हो जाता है। लेकिन इसके साथ में 12 से 13 किलो पोटास जरूर मिलाएं। चने में आवश्यक है, इस तरीके की मात्रा चने के लिए और मसूर के लिए आवश्यक होगी। यदि अर्धसिंचित जो गेहूं बोया जा रहा है तो वहां पर भी NPK जरूर लें। NPK मतलब उसमें नत्रजन, फास्फोरस और पोटास तीनों की मात्रा होती है। तो ऐसी जो है आपको 1 एकड़ के लिए 1 बोरी की जो मात्रा है वो पर्याप्त होगी करना लगती है। अब इसके बाद में इसमें जो नाइट्रोजन है, जो नत्रजन है, वो यूरिया के माध्यम से किसान भाई पहली सिंचाई पर उसको आधी मात्रा दे सकते हैं और दूसरी जब सिंचाई करेंगे तो दूसरी मात्रा उसमें दे सकते हैं। तो उर्वरक जो है संतुलित मात्रा में देना आवश्यक है। नहीं तो कई बार ऐसा देखा गया कि कुछ किसान भाई सिर्फ DAP, कुछ यूरिया इत्यादि देते हैं, तो असंतुलित मात्रा में देने पर जमीन में भी दिक्कत होती है और फसल को भी दिक्कत होती है। अब मैं तो ये कहूंगा कि यदि किसान भाइयों से निवेदन है कि यदि वो जैविक उर्वरकों की तरफ चले जाए तो ज्यादा अच्छी बात है, और खुद बनाए। जैसे हमने बीज की बात करी थी, खुद बीज बनाए, तो ऐसे ही खाद भी खुद बनाए, जिसमें केंचुए के खाद है, गोबर का खाद है या नाडेप कंपोस्ट है, इसको उपयोग करेंगे तो इसमें 16 के 16 पोषक तत्व किसानों को मिल जाते हैं। जबकि रासायनिक उर्वरकों में जो हम दे रहे हैं उससे 1 या 2 तत्व मिलते हैं। तो इस प्रकार से यदि उनकी संतुलित मात्रा में यदि वो उर्वरकों का उपयोग करने लगेंगे तो बहुत ज्यादा फायदा होगा। जैविक उर्वरकों से ये भी फायदा होगा कि नमी भी संरक्षित रहेगी और किसानों का उत्पादन भी अच्छा बढ़ेगा। तो इसका प्रयोग जरूर करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी सार्थक और विस्तृत जानकारी दी कि हमारे किसान भाई अभी जो रबी की तैयारियां कर रहे हैं, पहले तो अपने खेत की तैयारी कर लें बहुत अच्छी तरह से, और साथ में खाद का प्रबंधन कर लें। बीज उपचार अवश्य करें, बिना बीज उपचार के बिल्कुल भी आपको काम नहीं करना है। और आपने इतनी अच्छी चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।